हेलो जी, राम राम जी, गुड आफ्टरनून। और आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आपसे माफ़ी चाहता हूँ, कुछ फैमिली रीजन के कारण मैं अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। जैसे ही मुझे आज टाइम मिला तो मैंने अपनी एक वीडियो ये अपलोड कर दी। और बच्चों, हम इसके 2 घंटे बाद आपको एक वीडियो और देंगे बनाकर। ये जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, इसका एक चैप्टर और रह रहा है अभी, उसकी एक वीडियो देंगे हम बनाकर। और प्लस इन दोनों चैप्टरों के हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी देंगे। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, हमें जैसे कि हमें भी पता है कि एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है। अब हम कोशिश करेंगे इसको, ये जो बुक है, हम इसको 10 तारीख तक बिल्कुल ख़त्म कर देनी है। हमें ये 10 तक हमें फिनिश कर देनी है, हमारा भी टारगेट यही है। तो चलो दोस्तों, हम आपका ज़्यादा समय लेते हैं, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं अब। तो दोस्तों, हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही थी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 1 हमारी चल रही थी। और उसके लेसन नंबर 1 की हमने फर्स्ट वीडियो आपको बनाकर दी थी। और अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, और आज की वीडियो में हमारा लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हम आपको 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद आपको हम एक वीडियो और देंगे। उसमें लेसन नंबर 3 आपको लेसन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट करा के देंगे। और जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आए हुए हैं लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 के, दोनों के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम में, उन दोनों की हम एक वीडियो बनाकर आपको देंगे। तो आज हम आपको 2 वीडियो और देंगे इस वीडियो के बाद में। तो आज हम आपकी ये यूनिट कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वो है अष्टफल जटिल यौगिकों में जॉन टेलर प्रभाव। दोस्तों देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ से आएगा इस टॉपिक से, एग्जामिनर यदि पूछे तो, कि जॉन टेलर प्रभाव कब दिया गया था? वो दिया गया था दोस्तों 1937 में, 1937 में। और ये जो जॉन टेलर प्रभाव जो होता है, ये किस चीज़ के ऊपर आधारित है? जो जॉन टेलर प्रभाव जो है वो अष्टफल जटिल यौगिकों की विकृति के ऊपर आधारित है। किसके ऊपर? विकृति के ऊपर। देखो, जॉन व टेलर ने 1937 में अष्टफल जटिल यौगिकों की विकृति को स्पष्ट करने के लिए जॉन व टेलर प्रमेय यानी कि एक थ्योरम दी। अब दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा, यदि सभी लिगेंडों के केंद्रीय धातु आयन, यानी कि जितने भी लिगेंड होते हैं उनके केंद्रीय धातु आयन से बंध दूरी समान है, तो अष्टफल के जटिल यौगिकों की आकृति कैसी होगी दोस्तों? वो होगी सामान्य। यदि बंध दूरी समान नहीं है तो आकृति कैसी होगी? विकृत होगी। देखो दोस्तों, इसके अंदर क्या है, ये बहुत सारे ये लिगेंड है। ठीक है दोस्तों, ये लिगेंड है। और दोस्तों देखो, ये है आपका केंद्रीय परमाणु। ठीक है। और यदि मैं दोस्तों इनकी बंध दूरी की मैं बात करता हूँ, और इनकी बंध दूरी जो है, ये लिगेंड है, ये वाला लिगेंड, ये वाला, इन सभी लिगेंडों की जो बॉन्ड दूरी है क्या है? बिल्कुल समान है, एकदम इक्वल है, यानी कि समान है इससे, केंद्रीय धातु परमाणु से। ठीक है, केंद्रीय आयन से इनकी जो बंध दूरी है बिल्कुल समान है। ठीक है, तो इनकी आकृति कैसी होगी दोस्तों? इनकी आकृति होगी सामान्य। ठीक है। और दोस्तों, यदि मैं इनकी बंध दूरी क्या कर देता हूँ? चेंज कर देता हूँ, यानी कि इनकी समान नहीं है, इसकी 4 है, इसकी 5 है, इसकी 6 है। ठीक है, केंद्रीय धातु आयन से। ठीक है, तो इनकी आकृति कैसी होगी दोस्तों? वो होगी विकृत आकृति। कैसी होगी दोस्तों? इनकी आकृति विकृत होगी। ठीक है। अब दोस्तों देखो, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऐसे ऑर्बिटल जिनका प्रबल लिगेंड, प्रबल होता है दोस्तों एकदम स्ट्रोंग, ताकतवर, प्रबल लिगेंड क्षेत्र में विन्यास क्या होता है? देखो दोस्तों, देखो, डी नोट का जो प्रबल लिगेंड में विन्यास होता है वो होता है दोस्तों टी नोट जी, टी नोट 2 जी, ई नोट जी। और डी थ्री का जो विन्यास होता है दोस्तों वो होता है T3 2G, ई नोट जी। फिर D6 का होता है दोस्तों T6 2G, ई नोट जी। और यहाँ पे D10 का होता है दोस्तों, जो D10 का होता है दोस्तों वो होता है T6 2G, E4G। अब देखो दोस्तों, हम दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में विन्यास की हम बात करते हैं। देखो दोस्तों, दुर्बल क्या होता है? दुर्बल होता है कमजोर। दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में होता है विन्यास। देखो दोस्तों, अब टी नोट का क्या होता है? डी नोट का जो दुर्बल क्षेत्र में होता है दोस्तों वो होता है टी नोट 2G, ई नोट जी। और D3 का होता है T3 2G, E3G। और D5 का जो विन्यास होता है दोस्तों वो होता है T3 2G, E2G।
और D8 का होता है T⁶ 2G E² G, और D10 का होता है दोस्तों T6 2G E4। ठीक है दोस्तों, ये सब जितने भी होते हैं दोस्तों, ये सब क्या होते हैं, ये पूर्ण रूप से इनके जो होते हैं दोस्तों, इनके पूर्ण रूप से आकृति क्या होती है दोस्तों, ये जितने भी विन्यास होते हैं ना, इन विन्यासों की पूर्ण रूप से जो आकृति होती है दोस्तों, वो होती है सामान्य। ठीक है दोस्तों, तो पूर्ण रूप से सामान्य आकृति के होते हैं ये। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आपका एग्जामिनर पूछ सकता है आपका क्वेश्चन कि ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में D5 का विन्यास क्या होगा, या फिर प्रबल लिगेंड क्षेत्र में D5 का विन्यास क्या होगा, D10 का क्या होगा, या D3 का क्या होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, किसी का भी पूछ सकता है इसमें से। अब दोस्तों देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा D इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। देखो D इलेक्ट्रॉन की संख्या, देखो ये है D0। ठीक है दोस्तों, अब देखो D0 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 0 का मतलब है कि इसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखो दोस्तों, हमने आपको पिछली वीडियो में एक बात बताई थी, शायद हो सकता है आपको याद हो या ना हो, चलो मैं बता देता हूँ आपको। जो D0 जो होता है बच्चों, D0 नहीं बच्चों, जो D होता है, D उपकोष जो होता है बच्चों, ये D उपकोष दो चीज़ में कन्वर्ट होता है। D उपकोष जो होता है दोस्तों, ये दो चीज़ में कन्वर्ट होता है, यानी कि दो उप ऊर्जा स्तरों में कन्वर्ट होता है। किस चीज़ में, देखो दो उप ऊर्जा स्तरों में कन्वर्ट होता है जो D उपकोष जो होता है। पहला होता है ये T2G में, और दूसरा होता है EQ में। ठीक है दोस्तों, देखो एक तो होता है T2G में होता है, और दूसरा उप ऊर्जा स्तर जो होता है वो होता है EQ में। ठीक है दोस्तों, तो दो चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है D उपकोष। और ये जो उप ऊर्जा स्तर जो होता है T2G, इसके अंदर जो विन्यास होते हैं वो होते हैं 3, और EG जो होता है इसके अंदर होते हैं 2 विन्यास। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और ना ही इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन, तो प्रबल लिगेंड क्षेत्र में, और दूसरा दुर्बल, यानी कि प्रबल और दुर्बल, यानी कि दोनों लिगेंड क्षेत्र में क्या होगा दोस्तों, इनकी जो विकृति होगी ना दोस्तों, इनके अंदर कोई विकृति नहीं होगी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि ये पूछ सकता है कि D0 के अंदर प्रबल लिगेंड क्षेत्र व दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में, या तो प्रबल या लिगेंड या फिर दुर्बल, इनके अंदर विकृति कैसी पाई जाती है, पूर्ण रूप से या नहीं, कुछ इस तरह से पूछेगा। तो इनके अंदर जो विकृति होती है दोस्तों वो नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे यहाँ से। अब दोस्तों देखो, अब D1 की हम बात करते हैं, D1 उपकोष की। अब दोस्तों देखो, ये है D1 उपकोष। देखो यहाँ पे क्या, देखो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है दोस्तों T2G, और यहाँ पे होता है EQ। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो D उपकोष जो होता है ये दो चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि D उपकोष जो होता है दोस्तों, वो आपका दो उप ऊर्जा स्तरों में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक होता है T2G होता है, दूसरा होता है EQ। ठीक है, तो दोस्तों देखो, मैंने यहाँ पे लिखा था T2G और यहाँ पे लिखा था EG। तो आप एक काम करना दोस्तों, आप यहाँ पे लिख लेना, और यहाँ भी क्या लिख लेना, देखो यहाँ लिख लेना T2G, और यहाँ पे लिख लेना EQ। ठीक है दोस्तों, EG, ये दो चीज़ लिख लेना। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर D उपकोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ये जो होगी, ये जो कंडीशन जो होगी, ये प्रबल और दुर्बल, यानी कि दोनों लिगेंड क्षेत्र में होगी। ठीक है, ये प्रबल में भी होगी और लिगेंड में भी। तो क्या होगा, और जब ये कंडीशन अप्लाई होगी तो इस कंडीशन के अंदर जो इनकी विकृति होगी ना दोस्तों, वो होगी अल्प विकृति। ठीक है दोस्तों, तो कैसी विकृति होगी इनकी, इन कंडीशन में अल्प विकृति होगी। ठीक है, D1 उपकोष की, यानी कि प्रबल और दुर्बल दोनों में ही होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, यानी कि उपकोष, यह क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और यह है D3 उपकोष। अब देखो D3 उपकोष, देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है T2G, और ये होता है आपका EG। ठीक है, दो चीज़ में कन्वर्ट होता है। देखो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन पहले आए, 1 2 3। ठीक है, ये क्या है, ये खाली है, और ये जो कंडीशन होगी ना, ये अप्लाई, ये प्रबल और दुर्बल दोनों के लिए अप्लाई होगी। ठीक है, तो प्रबल और दुर्बल के अंदर क्या होगा दोस्तों, जब 3 इलेक्ट्रॉन इस कक्षक के अंदर आ जाएंगे पूर्ण रूप से, और ये वाला कक्षक क्या हो जाएगा, खाली, तो इनके बीच जो विकृति होगी ना दोस्तों, वो कोई विकृति नहीं होगी इनके अंदर। ठीक है,
इनके अंदर जो विकृति होगी दोस्तों, इनके अंदर कोई भी विकृति नहीं होगी, ठीक है। और ये जो कंडीशन अप्लाई होगी ना दोस्तों, ये प्रबल और दुर्बल दोनों में ही होंगी, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा आपका D3 के अंदर प्रबल व दुर्बल क्षेत्र में कौन सी विकृति पाई जाती है या कौन सी विकृति उसके अंदर नहीं होती है, ठीक है। अब दोस्तों हम इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। देखो ये है आपका D4 कोष, ठीक है। अब देखो D4 कोष, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 4। अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4, ये होता है आपका T2G होता है और ये होता है आपका Eg, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों 1 2 3 तीनों इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। अब देखो हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं प्रबल की, ठीक है। प्रबल लिगेंड की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होगा, इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में जाकर यहाँ पे जोड़ा बनाएगा, ठीक है। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे युग्म जोड़ा बनाएगा, ठीक है। अब देखो, और जब यहाँ पे जोड़ा बनेगा तो इस जोड़े बनने के कारण जो इसकी विकृति होगी ना दोस्तों, वो होगी अल्फ विकृति, ठीक है दोस्तों। कैसी विकृति होगी दोस्तों, इसकी होगी D4 की, जो D4 उपकोष की जो विकृति होगी ना दोस्तों, वो होगी अल्फ विकृति होगी। किसमें होगी, प्रबल लिगेंड क्षेत्र में, ठीक है। तो प्रबल लिगेंड क्षेत्र के अंदर जो D4 उपकोष की जो विकृति होगी वो होगी अल्फ विकृति। अब देखो दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पे दुर्बल के लिए। अब दोस्तों देखो दुर्बल में क्या होगा, देखो जो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा ना, ये यहाँ पे जोड़ा ना बनाकर ये अपने दूसरे वाले का जो Eg उपकोष जो है आपका दूसरे वाला उप ऊर्जा स्तर, ये होता है आपका T2G, ठीक है। तो सेकंड वाले में ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जोड़ा ना बनाकर, यानी कि ये सेकंड वाले कक्षक में प्रवेश करेगा, ठीक है। यानी कि Eg वाले उप ऊर्जा स्तर में क्या करेगा, ये प्रवेश करेगा, ठीक है। और जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पे आने के कारण, इस इलेक्ट्रॉन के यहाँ से यहाँ आने के कारण जो इसकी जो आकृति होगी ना दोस्तों, वो होगी प्रबल विकृति होगी, ठीक है। यहाँ पे कैसी होती है, यहाँ पे होती है अल्फ विकृति, तो यहाँ पे कैसी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी प्रबल विकृति, ठीक है। अब इसकी विकृति कैसी होगी, प्रबल, यानी कि स्ट्रॉन्ग विकृति हो जाएगी अब इसकी D4 कोष की। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, यानी कि उपकोष, ये है हमारा उपकोष D5। अब देखो दोस्तों D5 कोष की हम बात करते हैं। D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। अब देखो यहाँ पे हम किसके लिए बात करते हैं, प्रबल। तो जब हम प्रबल की बात करें तो क्या होगा दोस्तों, यानी कि जोड़ा बनेगा, युग्म बनेगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 1 2 3। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, जोड़ा बनाना शुरू किया, 4 और 1 5, ठीक है। और ये वाला खाली रहेगा, और जब ये खाली रहेगा तो ये आकृति कैसी होगी आपकी, ये आकृति होगी आपकी अल्फ विकृति, ठीक है दोस्तों। तो कैसी विकृति होगी, ये होगी आपकी अल्प विकृति, किसमें, प्रबल लिगेंड क्षेत्र के अंदर। अब दोस्तों देखो हम बात करते हैं यहाँ की दुर्बल की। अब दोस्तों देखो दुर्बल में क्या होता है, देखो जो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जोड़ा ना बनाकर वो अपने अगले वाले कक्षक में जाता है, ठीक है। यानी कि जो Eg का जो कक्षक होता है, यानी कि सेकंड वाले उप ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जोड़ा नहीं बनाता है, ठीक है, बिल्कुल भी। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5, और 2 इलेक्ट्रॉन जो थे, एक यहाँ पे आया और एक यहाँ पे आया, ठीक है। तो इसका जो इनकी देखो ये वाला जो आपका कक्षक था, यानी कि उप ऊर्जा स्तर जो होता है, ये भी आपका फुल हो गया और ये भी फुल हो गया, ठीक है। और जब ये फुल हो गया तो इनके अंदर कोई विकृति उत्पन्न नहीं होगी। तो यानी कि आप कह सकते हो इनके अंदर कोई विकृति नहीं होगी, ठीक है, दुर्बल लिगेंड क्षेत्र के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 6, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि D6। अब देखो दोस्तों D6 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन, हम बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रबल लिगेंड क्षेत्र की। तो प्रबल लिगेंड क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जो T2G जो होगा दोस्तों, और ये होता है आपका Eg, ठीक है दोस्तों। जो T2G वाला जो उप ऊर्जा स्तर जो होता है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ किस में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं T2G वाले उप ऊर्जा स्तर में ही रहते हैं, ठीक है। उससे बाहर कोई किसी और अन्य दूसरे कक्षक में प्रवेश नहीं करते हैं, ठीक है। देखो 1 2 3, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, जोड़ा बनाना शुरू किया, 4 5 6, ठीक है। ये वाला आपका खाली है, ठीक है। और जब ये आपका खाली है तो इनकी विकृति कैसी होगी, इनके अंदर कोई विकृति नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर जो होगी दोस्तों, इनके अंदर कोई विकृति नहीं होगी। अब दोस्तों देखो, अब हम बात करते हैं दुर्बल के लिए। अब देखो दोस्तों दुर्बल की हम बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने, 6। पहले क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, ठीक है। फिर एक यहाँ, एक यहाँ, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए दोस्तों, अब हो गए 5। अब एक इलेक्ट्रॉन रह गया। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देखो अब इनके पास कोई और कक्षक तो है नहीं, तो ये वाला अब इलेक्ट्रॉन जो होगा यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि जिसे कहते हैं हम मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ठीक है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जोड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि युग्म बनाना पड़ेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पेयर
बनेगा जरूर, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस युग्म जोड़ा बनने के कारण जो इनकी जो विकृति होगी ना दोस्तों, वो होगी अल्प विकृति, ठीक है। दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में कैसी विकृति होगी D6 उपकोष की, वो होगी अल्प विकृति, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अब है D7 उपकोष। अब दोस्तों देखो D7 उपकोष के बारे में बात करें। देखो D7 उपकोष यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 1 2 3, आगे ये होता है आपका T2G होता है और ये होता है आपका EG, ठीक है। यानी कि डी उपकोष जो होता है 2 उप ऊर्जा स्तरों में कन्वर्ट हो जाता है। पहला होता है T2G में होता है, दूसरा होता है EG में, ठीक है। और दोस्तों ये जो T2G जो उप ऊर्जा स्तर जो होता है दोस्तों, इसके अंदर 3 विन्यास होते हैं। कितने होते हैं, 3 विन्यास होते हैं, 1 2 3, ठीक है। या तो 3 विन्यास कह दो आप या 3 कक्षक कह दो, ठीक है। और जो EG जो होता है दोस्तों, इसके अंदर होते हैं 2 विन्यास। कितने होते हैं दोस्तों, 2 विन्यास होते हैं। अब देखो दोस्तों इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो इलेक्ट्रॉन पहले 3 आए, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों ने क्या किया, युग्म यानी कि पेयर बनाना शुरू कर दिया। अब उसके बाद में 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस वाले EG के अंदर प्रवेश करेगा। जो EG का विन्यास है इसके अंदर प्रवेश करेगा, ठीक है। क्योंकि ये इस इलेक्ट्रॉन के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची यहाँ पे, तो इस इलेक्ट्रॉन को आप कह सकते हो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो इस इलेक्ट्रॉन को अब यहाँ पे आना पड़ेगा इस वाले कक्षक में, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, EG के अंदर प्रवेश कर देगा, तो इनकी जो आकृति होगी ना, वो होगी परबल विकृति, ठीक है। तो इनकी आकृति कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी एकदम परबल विकृति। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे दुर्बल विकृति के लिए। अब देखो दोस्तों दुर्बल की हम बात करें, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, 3, और एक यहाँ पे आया 4, और एक यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। तो यहाँ पे दुर्बल लिख लेना दोस्तों, यहाँ पे दुर्बल लिख लेना इसको काट के, परबल को, ठीक है। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ है, ठीक है। 3 और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ है EG के अंदर, और 5वां आ गया, ठीक है। इसके बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे, उन दोनों इलेक्ट्रॉन को अब क्या करना पड़ेगा, उनको पेयर बनाना पड़ेगा यहाँ पे T2G के अंदर, ठीक है। जो T2G का जो उपकोष है ना, उप ऊर्जा स्तर है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनको पेयर बनाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी जगह नहीं है कि वे कौन से कक्षक में जाए। तो उनके पास कोई भी जगह नहीं है कि वो कहाँ जाए, किस जगह जाए, तो उन्हें यहाँ पे जाना है बस। तो कहाँ जाना है उनको, बस यहाँ पे जा सकते हैं बस वे, ठीक है। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7। 7 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन एक जगह आ गए अब, ठीक है। और अब देखो ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया। इन दोनों पेयरों के बनने के कारण जो इनकी जो विकृति होगी ना दोस्तों, वो विकृति होगी अल्प विकृति, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं D8 की। अब देखो D8 उपकोष की, D8 उपकोष। अब देखो दोस्तों इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये होता है आपका T2G होता है, ये होता है आपका EG, ठीक है। अब दोस्तों देखो 8 इलेक्ट्रॉन है, हम किसकी बात करते हैं, बात करते हैं दोस्तों हम परबल लिगेंड की, ठीक है। तो परबल लिगेंड की हम बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पेयर बनानी शुरू कर देगा। पहले 1 2 3 आएंगे, उसके बाद में 4 5 6 यहाँ पे पेयर होगी। यानी कि पेयर होने के बाद ये जो आपका उप ऊर्जा स्तर है, ये वाला उप ऊर्जा स्तर आपका, यानी कि जो कक्षक है ऑर्बिटल है, ये आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। और ये वाला जो ऑर्बिटल है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे आपके वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पे क्यों आए, क्योंकि आप यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे थे, ये EG के अंदर यहाँ पे दोनों यहीं क्यों आए। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ सकता था और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी, लेकिन ये दोनों एक जगह क्यों आए, ये एक जगह इसलिए आए हैं क्योंकि जो परबल लिगेंड क्षेत्र जो होता है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो पेयर बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, यानी कि युग्म जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो इस कारण ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं आया, ठीक है। इसके अंदर पेयर बनाते हैं, ठीक है, परबल लिगेंड क्षेत्र के अंदर। अब देखो तो जिस कारण इसकी जो विकृति होगी ना, वो होगी परबल विकृति। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दुर्बल लिगेंड क्षेत्र के लिए। देखो अब दुर्बल लिगेंड क्षेत्र के लिए देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ पे आया, ठीक है, ठीक है। और फिर जो सेकंड वाला कक्षक है हमारा, यानी कि जो EG का जो कक्षक है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होगी, 5, ठीक है। अब कितने बचे, 3 इलेक्ट्रॉन। देखो अब इलेक्ट्रॉन के पास और कोई तो जगह नहीं है जाने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर बनाने शुरू कर देगा, ठीक है। किसके साथ में, वो जो T2G है, ये जो T2G जो उप ऊर्जा स्तर है, ठीक है,
तो इलेक्ट्रॉन अब इनके साथ में यहाँ पे क्या करेगा, पेयर बनाने शुरू कर देगा स्टार्टिंग से, ठीक है, जहाँ से उसने प्रवेश करना शुरू किया था, यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल हो गए आपके 8 इलेक्ट्रॉन आपके दोनों कक्षकों के अंदर आ गए, ठीक है। और जिस कारण जो है ना 1 2 3 इन तीनों पेयरों बनने के कारण इनकी जो विकृति होगी ना, इनके अंदर कोई विकृति नहीं होगी, क्योंकि ये भी हाउसफुल हो गई आपकी और ये भी फुल हो गई, ठीक है। तो इनके अंदर कोई भी विकृति उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से एग्जामिनर आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि D8 की जो D8 जो उपकोष जो होता है उसके अंदर परबल व लिगेंड क्षेत्र में या परबल क्षेत्र में विकृति कैसी होती है, ठीक है। या पूछ सकता है कि डी उपकोष जो होता है उसके अंदर दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में विकृति कैसी होती है, या विकृति उसमें होगी या नहीं होगी, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 और ये है आपका डी उपकोष, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डी उपकोष 9 की हम बात करते हैं। डी उपकोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम किसकी बात करें दोस्तों, वो बात करें परबल लिगेंड क्षेत्र की, ठीक है। अब जो परबल लिगेंड क्षेत्र की हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, देखो 9 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पहले पेयर बनाना शुरू करेगा, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कोई स्थान ना मिलने के कारण इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन पेयर बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए आपके 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे आपके कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने क्या, 1 इलेक्ट्रॉन बचा आपका, वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे पेयर कितने हो गए, 1 2 3 4 पेयर हो गए आपके, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या, ये वाला इलेक्ट्रॉन है आपका सिंगल, ठीक है। तो इस कारण आप इसकी जो विकृति होगी ना दोस्तों, D9 उपकोष की जो विकृति होगी दोस्तों, वो होगी परबल विकृति, ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं दुर्बल के लिए, ठीक है। अब देखो दुर्बल लिगेंड क्षेत्र के लिए क्या होगा, देखो ये होता है आपका T2G उप ऊर्जा स्तर होता है, ठीक है। और ये वाला होता है आपका EG, ठीक है। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन। अब पहले क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इसमें, 1 इसमें, 3 4 5, ठीक है, आ गए। उसके बाद में क्या हुआ, देखो 6 7 8, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, वो यहाँ पे आया, ठीक है। तो यहाँ पे पेयर कितने हो गए, पेयर हो गए यहाँ पे 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, सिंगल, ठीक है। तो जिस कारण जो इनकी विकृति कैसी होगी दोस्तों, यानी कि आप देख सकते हो ये और ये दोनों सेम है, तो इनकी जो विकृति होगी ना दोस्तों, वो होगी परबल विकृति, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से जिसके अंदर विकृति सेम हो रही है ना, हो सकता है वो क्वेश्चन आपका एग्जामिनर पूछ ले, उसमें से क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जामिनर पूछ ले कि D9 जो उपकोष जो होता है उसके अंदर परबल व दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में विकृति कैसी होती है। तो दोनों के अंदर जो होगी वो होती है परबल विकृति होती है, ठीक है, दुर्बल में भी और परबल में भी, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अब दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारा डी उपकोष 10। अब देखो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, डी के अंदर वो है 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये होता है आपका T2G उपकोष, T2G होता है, और ये आपका होता है EG, ठीक है। एक बार और बता दूँ, जो आपका डी उपकोष जो होता है ना दोस्तों, डी उपकोष जो होता है, डी उपकोष आपका 2 उप ऊर्जा स्तरों में कन्वर्ट हो जाता है, 2 उप ऊर्जा स्तरों में। इसमें से एक होता है आपका T2G होता है और दूसरा होता है EG, ठीक है। ये 2 उप ऊर्जा स्तरों में क्या होता है, आपका डी उपकोष जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जो T2G जो होता है, मतलब ये वाला जो उप ऊर्जा स्तर जो होता है, T2G जो उप ऊर्जा स्तर होता है, इसके अंदर 3 अभिविन्यास पाए जाते हैं, ठीक है, 3 अभिविन्यास, ठीक है, 1 2 3, यानी कि जिनको आप कहते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। और जो आपका EG जो होता है, EG अभिविन्यास जो होता है, इसके अंदर 2 ऑर्बिटल पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। अब यहाँ पे हम बात किसी की कर रहे हैं, परबल, ठीक है ना। तो जब हम परबल की बात करें तो पहले क्या होगा, परबल के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करें, पेयर बनाना शुरू करेंगे। 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और ऐसे इसमें होगा। अब दोस्तों क्या होगा, देखो यहाँ पे परबल के अंदर भी कुछ ऐसी हो रहा है, और यानी कि दुर्बल के अंदर भी क्या होगा, दुर्बल के अंदर भी कुछ ऐसी होगा, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो परबल में भी इतने पेयर बनेंगे 4 5, और दुर्बल में भी। तो आप कह सकते हो यानी कि इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर कोई भी विकृति नहीं होगी, ठीक है। तो जिस कारण क्या होगा दोस्तों, जो D10 जो उपकोष जो होता है उसके अंदर कोई भी विकृति नहीं पाई जाती। क्यों, ना ही परबल के का, ना ही परबल क्षेत्र में, ना ही दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर जटिल यौगिकों की संरचना व स्थायीकरण ऊर्जा की गणना करना। अब दोस्तों देखो इसके अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है एफिसिएन की होल स्क्वायर 6 और इसकी पावर कितना 4। ये जो होता है देखो इसके अंदर जटिल आयन जो होता है इसमें
देखो इस जटिल आयन में आयरन जो होता है बच्चों वो होता है Fe, ठीक है। Fe2+ रूप में पाया जाता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब यहाँ से पहला क्वेश्चन तो आपका ये आ सकता है, जो FeCN ये वाला जो आयन होता है पूरा, इस आयन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है दोस्तों? ऑक्सीकरण जो संख्या होती है वो होती है आपकी +2, ठीक है। जो 4 है इसकी हो जाएगी +2 ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। तो यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन आ सकता है कि एक आयन दे देगा और इसमें ये पूछ लेगा कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +2, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ लेगा एग्जामिनर, जो Fe जो होता है, Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? आपने निकाल दिया, टोटल आ गया आपका, वो पूछ लेगा आपसे Fe+2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? लास्ट में आपका कितना आ रहा है? 6, ठीक है। तो 6 होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया आपका। अब देखो तो दोस्तों आपको ये तो याद करने पड़ेंगे, ये जो परमाणु क्रमांक है, ये जो आपके एलिमेंट्स जो होते हैं, ये कम से कम आपको कम से कम 30 से 50 तक आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है आपको आने वाले समय में आपके बहुत ही ज़्यादा काम आ जाए। कम से कम आपको कम से कम तो 30 तक तो आपको ये याद ही रखने हैं, ठीक है। अब देखो जो Fe जो होता है, Fe होता है लोहा आपका, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आयरन, ठीक है। और ये इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 26, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब दोस्तों आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे आता होगा निकालना, 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी, ठीक है। बस क्या होता है, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाता है। बाकी चीज़ें ये भी और ये भी दोनों क्या है, दोनों सेम ही है, ठीक है। अब देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। उसके बाद 4s2 से पहले क्या होता है, 3d आता है। 3d के अंदर क्या होता है, 3d 10 होता है, ठीक है। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें? यहाँ पे कितने कमी है? 2 4 6 4 10 2 12 6 18, ठीक है। और 18 2 20, ठीक है। तो हमें कितने चाहिए? यहाँ पे चाहिए 6, ठीक है। ये होता है ना आपका 3d 10 होता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अब हमें किसका निकालना है? हमें निकालना है Fe+2। अब दोस्तों देखो, अगर जो Fe के ऊपर 2+ लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है इसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की इसके अंदर कमी है, ठीक है। यदि यहाँ पे लिखा होता है Fe2-, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे हमें ऐड करने हैं, ठीक है। ये होता है Fe के ऊपर +2 का, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन लेस कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा? फिर हमारे यहाँ पे आ गया 2 6 से 6, ठीक है। तो इसकी लास्ट वाली कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जो Fe की जो लास्ट वाली कक्षक में इलेक्ट्रॉन होंगे वो होगी 6, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से भी पूछ सकता है एग्जामिनर, क्योंकि एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है टॉपिक के अंदर से, यदि टॉपिक आपकी बुक में दिया हुआ है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? हमारे इलेक्ट्रॉन है 6, ठीक है। अब 3d, ठीक है। अब देखो 3d, अब d के अंदर कितने कक्षक होते हैं? वो होते हैं 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 6 इलेक्ट्रॉन थे, हमने 1 2 3 4 5 6 आ गए, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन। पहले 5 आए, उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन बचा, उसने क्या किया, पेयर बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब देखो ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जो हमारा डी ऑर्बिटल जो होता है, डी कक्षक जो होता है, यानी कि डी उपकोष जो होता है, वो 2 चीज़ों में कन्वर्ट होता है, ठीक है। यानी कि 2 उपकोष इस तरह में कन्वर्ट हो जाता है। पहला होता है आपका T2G उपकोष, ठीक है। T2G ऊर्जा स्तर में कन्वर्ट होता है, और दूसरा होता है आपका EG, ठीक है। EG उप ऊर्जा कन्वर्ट में, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन ये निकल सकता है, जो T2G जो उप ऊर्जा स्तर जो होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? देखो इसका ये होता है DXY, ठीक है। ये होगा आपका DXY। उसके बाद क्या होता है, देखो DXY आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या किया, Y को इन्होंने पहले कर दिया, ठीक है, DYZ, ठीक है। Y के बाद क्या आता है Z। अब देखो Z के उन्होंने पहले कर दिया DZX, ठीक है। अब देखो अब EG का देखो, EG का DX² - Y² DZ², ठीक है। ये क्या होता है, इन दोनों के अंदर विभक्त होता है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो ये जो इसके अंदर देखो, ये वाला जो आयन है, ये पूरे जटिल जो आयन है, इसके अंदर जो CN आयन जो है ना, वो कैसा आयन है? वो है आपका परबल, ठीक है। इस पूरे जटिल आयन के अंदर जो आपका CN आयन है ना, वो कैसा आयन है? वो है एकदम परबल लिगेंड, ठीक है। अब ठीक है, ये जो है आपका,
ये जो Cn है, Cn आयन जो है इसके अंदर कैसा है, यह है पर्बल लिगेंड आयन। आपको पता होगा कि जब वो पर्बल होता है, पर्बल का मतलब क्या होता है दोस्तों। अब देखो, अब मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। पर्बल का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था कि जो जहाँ पे पर्बल होता है, एक पर्बल बताया था आपको मैंने, दूसरा बताया दुर्बल। पर्बल का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर बनाना शुरू करते हैं, यानी कि जोड़े बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर्बल के कारण, पर जहाँ पे पर्बल की हम बात करते हैं वहाँ पे क्या होता है उस कॉन्सेप्ट में, कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन कक्षकों के अंदर पेयर बनाने शुरू करते हैं। और दुर्बल के अंदर, जैसे हम दुर्बल की हम बात करते हैं, तो दुर्बल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, पर्बल लिगेंड है, देखो क्रिस्टल क्षेत्र विखंडन ऊर्जा का मान युग्मन ऊर्जा से अधिक होगा। अब देखो कैसे होगा, देखो डेल नोट जो होते हैं आपकी, डेल नोट और पी, ठीक है। पी जो होता है आपका, पी होता है आपकी युग्मन एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है ना आपका डेल नोट, डेल नोट जो होता है आपका वो होता है क्रिस्टल क्षेत्र विखंडन, ठीक है। ये होता है आपका क्रिस्टल क्षेत्र विखंडन, इसको हम कहते हैं, डेल नोट को कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विखंडन, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ पे एक बात करते हैं, यहाँ पे अब हमें ये जो आप हमारा पूरा आयन था, ये जटिल आयन, ठीक है, इसके अंदर आयन की क्रिस्टल क्षेत्र की स्थायीकरण एनर्जी निकालनी है, ठीक है। अब ये एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, अब देखो इस एनर्जी के बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। देखो, जो आयन की क्रिस्टलीय क्षेत्र स्थायीकरण जो ऊर्जा होती है दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला होता है निकालने का, वो होता है माइनस का 0.4 m प्लस का 0.6 n और ब्रैकेट ऑफ इसके बाद डेल नोट प्लस R इंटू पी, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला हमने आपको पहले भी बताया था दोस्तों। यहाँ पे m जो होता है, m होता है आपका फर्स्ट वाली जो कक्षक होती है, यानी कि T2g जो उप ऊर्जा स्तर जो होता है फर्स्ट वाली कक्षक, उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। और n जो होता है, n होता है आपका जो सेकंड वाली कक्षक होती है ना, उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ठीक है। और R क्या होता है इसमें, R जो होता है ना, R होता है आपका जो आपकी कक्षक होती है ना, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन युग्म जो पेयर बनते हैं, ठीक है, उनकी संख्या होती है, ठीक है। और P क्या होता है, P होता है आपका युग्मन एनर्जी, ठीक है। अब देखो दोस्तों, हम बात करते हैं इसको निकालेंगे कैसे। अभी हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था दोस्तों, वो कॉन्सेप्ट ये बताया था आपको, जो Cn आयन जो है वो पर्बल लिगेंड है, ठीक है, यानी कि पर्बल के ऊपर बात होती थी। अब देखो, एक मिनट मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा। अब दोस्तों देखो, जो ट्यूब कोर्स जो होता है वो दो चीज़ में कन्वर्ट होता है, एक होता है T2g में, दूसरा होता है EG में, ठीक है। T2g के अंदर कितनी कक्षक होती हैं, वो इसके अंदर होते हैं 3, ठीक है। और इसके अंदर कितनी होती है, इसके अंदर होती है आपकी 2, ठीक है। अब देखो, हम इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने थे हमारे, देखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आए थे लास्ट वाली कक्षक में, देखो लास्ट वाली कक्षक में हमारे इलेक्ट्रॉन आए थे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 4 6, 6 इलेक्ट्रॉन थे हमारे। अब देखो, इन सातों इलेक्ट्रॉन को हम कैसे करेंगे कन्वर्ट। देखो 7 इलेक्ट्रॉन थे हमारे। अभी हमने क्या बताया था, ये है हमारा पर्बल, ठीक है। हम किसकी हम बात करें, जो इसके अंदर जो इस आयन के अंदर जो है Cn कैसा आयन है, वो हमारा है पर्बल, ठीक है। और जहाँ पे भी पर्बल की हमारी बात चलती है, तो पर्बल का मतलब क्या होता है, पर्बल का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो पेयर बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब हमने कितने इलेक्ट्रॉन थे हमारे, 6 इलेक्ट्रॉन थे। देखो, अब 6 इलेक्ट्रॉन जो कैसे आएंगे इसके अंदर, देखो T2g के जो अंदर जो होंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके अंदर, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, 3 आ गए, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, छठा यहाँ पे, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये पूछ सकते हो, सर जी ये वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन तो आ गए, और ये जो बच्चे आपके 3 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे क्यों नहीं आए। यहाँ पे इसलिए नहीं आए क्योंकि जो आपका Cn आयन जो है ना, इसके अंदर पर्बल लिगेंड क्षेत्र है, कैसा है, वो है आपका पर्बल, ठीक है। और हम एक बात जानते हैं, जहाँ पे पर्बल की हमारी बात होती है, जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना पर्बल लिगेंड क्षेत्र के अंदर, इलेक्ट्रॉन पेयर बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और जिस कारण वे फर्स्ट वाले कक्षक में ही रहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन्होंने पेयर बनाया, और पेयर बनाने के बाद वे इसी कक्षक में रहे, ठीक है, इस वाली में, ठीक है। तो इस कारण ये EG वाली कक्षक में नहीं आए, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ से देखो m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू आ गई, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आए इस कक्षक के अंदर, फर्स्ट वाली के अंदर जो T2g थी, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2 4 6,
ये आ गई m की वैल्यू 6। अब देखो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब देखो जो हमारा Eg कक्षक था, जो सेकंड वाला कक्षक था हमारा Eg उप ऊर्जा स्तर का, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, इसके अंदर तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो n की वैल्यू हो गई हमारी 0। ठीक है, ठीक है। एक बार और बताऊंगा मैं आपको ये कॉन्सेप्ट दोबारा से, ठीक है। अब देखो अब यहाँ से हमें वैल्यू चाहिए r की। अब देखो r की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। देखो r जो होता है, r मैंने आपको बताया था कि r जो होता है ना, जो इलेक्ट्रॉनों के जो पेयर होता है उनकी संख्या होती है। अब देखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों के जो पेयर है कितने बनने हैं, यानी कि जोड़ा 1 2 3 बनते हैं, यानी कि वो आ गई r की वैल्यू आपकी 3। ठीक है। अब देखो ये हमारा फॉर्मूला था क्रिस्टलीय क्षेत्र एनर्जी निकालने का। एक मिनट जूम कर लो। हाँ अब ठीक है। देखो -0.4 m प्लस 0.6 n, उसके बाद ब्रैकेट ऑफ डेल नोट प्लस RP। ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस का 0.4, m की वैल्यू कितनी निकाल ली थी हमने, m की वैल्यू निकाली थी 6। अब देखो 0.6 और प्लस n की वैल्यू कितनी निकाली हमने, n की वैल्यू निकाली हमने 0 यहाँ पे। ठीक है, n की वैल्यू थी हमारी 0 और डेल नोट प्लस, अब देखो r की वैल्यू कितनी होगी, r की वैल्यू निकाली थी हमने अभी 3। ठीक है, इंटू 3p। अब देखो ये काटा पिट्टी करके कितना आ गया हमारा, वो आ गया आपका माइनस का 2.4 इंटू डेल नोट प्लस 3p। ठीक है। अब देखो हमने आपको पिछली वीडियो में एक बात और बताई थी दोस्तों, आपको याद हो जो हमारी डेल नोट जो होता है, हमारी जो क्रिस्टलीय क्षेत्र एनर्जी जो होती है, ये आपकी tan dq के बराबर होती है या नहीं होती है, ये आपको बताया था मैंने पिछली वीडियो में। इसके बराबर होती है जो हमारी क्रिस्टलीय क्षेत्र एनर्जी जो होती है हमारी डेल नोट, ये होती है आपकी tan dq के बराबर होती है। देखो माइनस का 2.4 आ गया। ठीक है। अब इसके अंदर क्या किया हमने, डेल नोट की वैल्यू पुट कर दी, वो होती है आपकी tan dq प्लस 3p। ठीक है, और 3p ऐसी है। ठीक है। अब देखो ये आ गया आपका यहाँ पे माइनस का 24 dq प्लस 3p। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाया, 10 आ गया, इस 10 से 10 काट दिया, तो ये आ गया आपका 24 dq प्लस 3p। ठीक है। अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट मैं इस क्वेश्चन में ही बताऊंगा, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना मैंने इसमें लिख रखा है। ठीक है, आपको सॉल्यूशन में दे रखा है मैंने, उसमें नहीं दिया। देखो ये दे रखा मैंने यहाँ पे, और भी बेटर हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है ये वाला FeH2O और इसकी होल का 6, इसके ऊपर होता है +3 आवेश। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ से निकल जाए कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या वो होती है +3। और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये निकल जाएगा कि ये जो पूरा जटिल आयन जो होता है, इस पूरे जटिल आयन के अंदर Fe किस रूप में पाया जाता है, जो Fe जो पाया जाता है यानी कि आयरन, वो पाया जाता है +3 के रूप में। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये निकल जाएगा। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये जो जटिल आयन जो होता है इसमें Fe जो होता है यानी कि आयरन, वो Fe+3 के रूप में पाया जाता है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो Fe है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे। Fe होता है आपका 26 पे, Fe का क्या करेंगे हम, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे। देखो हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लें यहाँ पे Fe का, एक ऐसे करके निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, और यहाँ पे आता है हमारा 3d से पहले आ जाता है यहाँ पे 4s2, उसके बाद आता है आपका 3d। ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो 6 4 10 2 12, देखो 6 4 10 2 12 3p6। ठीक है, 3s2 3p6, देखो कितने हो गए, 6 6 12 2 14 2 16 2 18। ठीक है, 18 और 2 20, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हो गए आपके। ठीक है। अब देखो Fe+3 का मतलब क्या है, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस 3 इलेक्ट्रॉन की क्या है इसके अंदर अधिक है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ज़्यादा है। अब हम क्या करेंगे, Fe के अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम कर देंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने बचेंगे, जो Fe की लास्ट कक्षक जो होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बचेंगे आपके 5। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन बचे यहाँ पे। अब देखो अब ये वाले जो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे आपके, ये 3D कक्षक के अंदर होंगे। ठीक है, 3D कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। अब देखो 1 2 3 4 5। ठीक है। अब देखो H2 क्या है, H2 दुर्बल लिगेंड है, हमें पता चल गया H2 कैसा लिगेंड है, H2 है हमारा दुर्बल लिगेंड। ठीक है।
अब देखो दुर्बल का मतलब क्या होता है, दुर्बल मैं यानी कि पहले मैंने आपको बताया था जो दुर्बल होता है, दुर्बल का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बनाते हैं दुर्बल में, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो पेयर बनाते हैं वो बनाते हैं किससे बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन बनाते हैं प्रबल लिगेंड क्षेत्र में, ठीक है। दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बनाते हैं, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक कक्षक में भरा जाता है, ठीक है। देखो अब देखो किस अब दुर्बल में क्या होता है, जैसे हम दुर्बल की हम बात करें, दुर्बल लिगेंड की हम बात करते हैं, जैसे दुर्बल में क्या होता है, जो हमारा डेल नोट जो होता है ना, यानी कि जो क्रिस्टल क्षेत्र विखंडन जो होता है, इसकी वैल्यू जो होती है, यानी कि इसका जो मान होता है डेल नोट का, वो पी से कम होता है। पी जो होती है यहाँ पे, पी होती है यहाँ पे युग्मन ऊर्जा, ठीक है। यानी कि युग्मन ऊर्जा से कम होती है जो क्रिस्टलीय क्षेत्र एनर्जी जो होती है, किस में होती है, वो होती है प्रबल, वो होती है आपकी दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में, ठीक है। प्रबल में क्या होता है, प्रबल के अंदर जो होता है आपका डेल नोट का मान ज़्यादा होता है, किससे होता है, पी से ज़्यादा होता है। यानी कि जो क्रिस्टलीय क्षेत्र विखंडन एनर्जी जो होती है आपकी, वो युग्मन ऊर्जा से ज़्यादा होती है। कौन से लिगेंड में होती है, वो होती है आपकी प्रबल में, ठीक है, प्रबल लिगेंड क्षेत्र में। दुर्बल में क्या होता है, दुर्बल में यानी कि ये कम होती है, ठीक है, युग्मन ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है क्रिस्टल क्षेत्र एनर्जी से। अब देखो ये रहा वही वाला कॉन्सेप्ट जो आपको मैंने ऐसे समझाया था शॉर्ट में बहुत। इसको मैंने इस तरीके से आपको करा दिया कि आपको लगे कि सर ने ये नहीं कराया वो नहीं कराया, बस ऐसी शॉर्ट में बता दिया, क्योंकि मुझे तो डीपली पढ़ने की आदत है। अब देखो ये और ये क्या है, ये जो है आपके डी विन्यास है, ठीक है। यानी कि डी के बिल्कुल समान ऊर्जा है ये, यानी कि डी के जो है ये समान ऊर्जा उपकोष है ये, ठीक है। अब देखो हमारे कितने इलेक्ट्रॉन थे, हमारे इलेक्ट्रॉन थे 5 इलेक्ट्रॉन थे हमारे, ठीक है। अब देखो हमने आपको एक बात समझाई थी, ठीक है। अगर जो आपको इससे समझ आया या बुक में आ जाए तो ठीक है, अगर जो नहीं आए तो आप एक काम करना, देखो मैंने आपको सिंपल सी एक बात बताई थी, यहाँ पे ये वाइट है, हाँ यहाँ पे ठीक रहेगा, हाँ अब ठीक है। देखो जो हमारा डी उपकोष जो होता है, इसको और इसको देखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। देखो जो डी उपकोष जो होता है हमारा दो चीज़ में कन्वर्ट होता है, कि दो ऊर्जा उपकोषों में कन्वर्ट होता है, ठीक है। एक होता है आपका T2G में होता है, दूसरे वाला जो होता है उप ऊर्जा स्तर वो होता है आपका सेकंड वाला EG, ठीक है। और इसके अंदर जो होते हैं, यानी कि जो आपका ये वाला जो उप ऊर्जा स्तर जो होता है फर्स्ट वाला T2G, इसके अंदर कितने विन्यास होते हैं, इसके अंदर 3 विन्यास होते हैं, 1 2 3, ठीक है जी। देखो यहाँ पे भी 1 2 3। अब देखो EG की हम बात करते हैं, जो EG जो होता है, EG वाला जो उप ऊर्जा स्तर जो होता है, ये इसके अंदर कितने विन्यास होते हैं, इसके अंदर होते हैं 2 विन्यास, ठीक है। या कितने ऑर्बिटल होते हैं, 2, ठीक है जी। अब देखो अब हमने बात की हमारा जो लिगेंड है, यानी कि इसके अंदर लिगेंड जो है हमारा कैसा, जो हमारा लिगेंड है इसके अंदर, एक मिनट देखो, जो हमारा H2O दुर्बल लिगेंड है इस जटिल आयन के अंदर, ये कैसा है, ये दुर्बल है, ठीक है। ये कैसा है, दुर्बल। अब देखो और लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे कितने थे लास्ट कक्षक में, वो थे हमारे 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। कितने इलेक्ट्रॉन थे, वो थे हमारे 5 इलेक्ट्रॉन। देखो कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे जो H2 है इसके अंदर हमारा कैसा है, वो है दुर्बल। तो दुर्बल होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रवेश करेंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं प्रवेश करेंगे। इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो करेंगे इसमें भी प्रवेश करेंगे और इसमें भी, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन इस बार युग्मन नहीं बनाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे 1 2 3, ठीक है, 4 और 5, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पे ये कह दूँ कि ये दुर्बल नहीं है, ये प्रबल है, ठीक है, तो तब क्या होगा, देखो तब ये होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे आए हैं ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं आएंगे, यहीं पे ही आएंगे। देखो यहाँ पे युग्मन बनाना शुरू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि प्रबल है। प्रबल का मतलब होता है कि वहाँ पे पेयर बनाना है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं प्रबल लिगेंड क्षेत्र के अंदर क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, ठीक है। और दुर्बल के अंदर पेयर नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी हुआ, ठीक है। अब यहाँ से देखो m की वैल्यू निकालेंगे हम, ठीक है। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से m की वैल्यू जो हो जाए, देखो यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा हो, देखो यहाँ पे देख लो, देखो इलेक्ट्रॉन जो थे, देखो इलेक्ट्रॉन हमने 5 इलेक्ट्रॉन थे, देखो ये था हमारा T2G, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 आ गए, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन। देखो m की वैल्यू कितनी होगी, m की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कक्षक के अंदर, 3, तीनों कक्षक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो m की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 3, ठीक है। और n की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इस कक्षक के अंदर, 2, तो n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे हमारी 2। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं r की वैल्यू, हमें r की वैल्यू और चाहिए, ठीक है। अब r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो
आर की वैल्यू हम तब लेते हैं, देखो जब यहाँ पे युग्मन, अगर जो यहाँ पे जोड़ा बना हुआ होता ना, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं, तो तब हम आर की वैल्यू लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू होगी अब यहाँ पे 0। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन ने कोई भी युग्मन जोड़ा नहीं बनाया। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने कोई भी युग्मन जोड़ा नहीं बनाया, तो जिस कारण आर की वैल्यू क्या होगी, हमारी 0 होगी। ठीक है, अब देखो ये देखो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू होगी 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने कोई भी युग्मन जोड़ा नहीं बनाया। ठीक है, यदि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था और यहाँ था, फिर हो जाती है आपकी आर की वैल्यू 2। ठीक है, और यदि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता तो फिर हो जाती है आपकी आर की वैल्यू कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब देखो, अब ये वाला जो FeCN6, इस आयन के अंदर क्रिस्टल क्षेत्र एनर्जी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे। ये जो आपका क्रिस्टल क्षेत्र एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका माइनस का 0.4 m प्लस 0.6 n फिर ब्रैकेट ऑफ डेल नोट प्लस RP। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस 0.4, यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, देखो m की वैल्यू देखो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फर्स्ट वाले कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू यहाँ से आ गई 3, और n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से n की वैल्यू आ गई आपकी 2। ठीक है, और r की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू आ गई यहाँ से 0, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने कोई भी पेयर नहीं बना रखा है। अब यहाँ पे पुट कर दो आप, देखो r की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या क्या हमने पुट कर दिया, यहाँ पे हमने m की वैल्यू 3 रखी और n की वैल्यू 2 थी हमारे पास, और डेल नोट प्लस, और देखो r की वैल्यू कितनी पुट की यहाँ पे 0, क्योंकि 0 थी हमारे पास वैल्यू। देखो काट पीट का कितना उत्तर आ गया हमारा, वो आ गया डेल नोट, ये आ गया हमारा काट पीट का 0.00। ठीक है, डेल नोट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, वो आ गई 0.00 डेल नोट। ठीक है, अब देखो हमने एक बात बताई, डेल नोट बराबर क्या होता है, वो होता है 10 DQ के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 10 DQ की मल्टीप्लाई कर दी इसमें, देखो तो यहाँ से 0 हटा के यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट हटा के यहाँ पे 10, इससे ये कट गया तो उत्तर आ गया हमारा 0.010 DQ। ठीक है, दोस्तों आपको यदि हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है अश्वनी स्टडी पॉइंट, और वहाँ पे आपको केमिस्ट्री के नोट्स मिल जाएंगे। अब दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है CONH3 इसके ऊपर 3। ठीक है, अब देखो इसकी ऑक्सीडेशन संख्या कितनी है, वो है +3। ठीक है, इस जटिल आयन के अंदर देखो ये जो कोबाल्ट है ये किसका कार्य करता है, कोबाल्ट जो है वो CO+3 के रूप में पाया जाता है। ठीक है, किसके रूप में पाया जाता है, जो कोबाल्ट जो है इस जटिल आयन के अंदर वो CO+3 के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कोबाल्ट होता है उसका हम क्या कोबाल्ट जो होता है उसका होता है परमाणु क्रमांक 27 पर। ठीक है, और इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे। देखो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है जी, निकाल लिया आपने। अब देखो इसके अंदर यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन की, यानी कि +3, +3 का मतलब क्या है, +3 का मतलब यह है कि इसके अंदर जो है 3 इलेक्ट्रॉन क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन की इसके अंदर अधिकता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन इसका, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से कम कर दिए, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 6। तो इसका जो कोबाल्ट का जो लास्ट कक्षक होगा 3D, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, वो बचे 6। अब देखो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आ गए कक्षक के अंदर, 3D की कक्षक के अंदर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आ गए आपके। अब देखो इसके अंदर जो NH3 है यहाँ पे, जो NH3 है यहाँ पे, NH3 इस आयन के अंदर जो NH3 है वो कैसा लिगेंड है, NH3 जो है आपका परबल लिगेंड है। ठीक है, NH3 कैसा लिगेंड है आपका, NH3 जो है आपका परबल लिगेंड है। ठीक है, और जब परबल है तो यानी कि डेल नोट की वैल्यू क्या होगी, डेल नोट की वैल्यू ज़्यादा होगी P से। ठीक है, देखो युग्मन ऊर्जा का मान क्या होगा, युग्मन ऊर्जा कम होगी क्रिस्टल क्षेत्र विखंडन एनर्जी से। ठीक है, अब देखो वही वाला कॉन्सेप्ट फिर से, देखो ये परबल है और इलेक्ट्रॉन कितने थे हमारे, इलेक्ट्रॉन थे हमारे 6। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास। ये कैसा लिगेंड है हमारा, परबल लिगेंड है। तो परबल लिगेंड हम जानते हैं क्या होगा, देखो परबल लिगेंड का मतलब होगा कि जो हमारा डीप कोश है 2 चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो जब डीप यानी कि जब ये परबल लिगेंड है, परबल लिगेंड का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे क्या करेंगे, वे पेयर बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले कक्षक के अंदर ही देखो
एक इलेक्ट्रॉन 2 3, ठीक है। उसके बाद 4 5 6, 6 के 6 यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो एम की वैल्यू कितने आ गई यहाँ पे, एम की वैल्यू आ गई यहाँ पे 6। क्यों? क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। और एन की वैल्यू कितने आ गए, एन की वैल्यू आ गई यहाँ पे 0, ठीक है। और यहाँ पे अब देखो आर की वैल्यू कितनी होगी, देखो कितने पेयर बन रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 पेयर बन रहे हैं, तो आर की वैल्यू होगी यहाँ पे हमारे 3, ठीक है। पता चल गया आपको ये पेयर क्यों बने, क्योंकि पेयर इसलिए बने क्योंकि ये जो हमारे जटिल आयन है इसके अंदर जो NH3 है हमारा, NH3 वो प्रबल लिगेंड है, ठीक है। और यदि ये दुर्बल होता है तो दुर्बल होने का मतलब है कि जो 6 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये 3 इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं और फिर 3 इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले कक्षक में जाते हैं। अब देखो, अब इसके हम निकालते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विखंडन ऊर्जा। ये हमारा फॉर्मूला होता है क्रिस्टल क्षेत्र विखंडन ऊर्जा का 0.4 m प्लस 0.6 n डेल नोट प्लस RP, ठीक है। अब देखो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, वो आई थी 6, ठीक है। 0.6 n की वैल्यू क्या निकाली हमने 0, और यहाँ पे डेल नोट प्लस 3। और देखो r की वैल्यू कितनी पुट की हमने, r की वैल्यू की 3, क्योंकि वहाँ पे कितने पेयर बन रहे हैं, 3 पेयर बन रहे हैं, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। अब वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे देखो ये काट पीट का मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, वो आ गया माइनस का 2.4 डेल नोट प्लस 3p, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2.4, देखो डेल नोट को हमने क्या किया, डेल नोट को हमने 10 DQ में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। 10 DQ प्लस 3p, ठीक है। अब इस पॉइंट को हटाने के बाद यहाँ से इस 0 से 0 कट गई, तो ये आ गया आपका कितना बन गया, ये आपका बन गया माइनस का 24 DQ प्लस 3p, ठीक है। ये हमारी इसकी क्रिस्टल क्षेत्र विखंडन की जो एनर्जी थी उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है, इस जटिल आयन के लिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद और भी है। हाँ अब सीखे दोस्तों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा COF6, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 3, ठीक है। अब देखो इस जटिल आयन के अंदर जो कोबाल्ट होता है वो किसके रूप में कार्य करता है, वो करता है CO+3 के रूप में कार्य करता है, ठीक है। अब ये जो CO+3 जो है इसकी ऑक्सीडेशन संख्या कितनी होगी दोस्तों, वो होगी +3। अब दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये कितने पर होता है, ये होता है 27 पर, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दिया, ठीक है जी, निकाल दिया आपने। अब देखो CO+3 इसका मतलब क्या है दोस्तों, CO3 का मतलब है कि इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन की क्या अधिकता, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे इसके अंदर से हम कम कर देंगे, ठीक है। 2 और 1 3, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो कितने बचे लास्ट वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन, हुए बचे यहाँ पे 6, ठीक है जी। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब देखो 3D कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, यहाँ पे हमारे बचे 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 2 3 4 5, और लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे पेयर बना लेगा, ठीक है जी, आ गया पेयर बन गया। अब देखो ये शॉर्ट है, डी ऑर्बिटल, यानी कि डी उपकोष जो होता है वो 2 चीज में कन्वर्ट होता है। पहला वाला होता है T2G उप ऊर्जा स्तर में, दूसरा होता है EG, ठीक है। 2 उप ऊर्जा स्तरों में कन्वर्ट होता है। और देखो यहाँ पे देखो इसके अंदर जो F है, यानी कि F-, ये कैसा लिगेंड है इसके अंदर, वो है दुर्बल, ठीक है जी। कैसा लिगेंड है, दुर्बल। अब देखो दुर्बल है तो हमें सारी चीज़ पता चल गई, यानी कि जब ये दुर्बल है तो देखो जब ये दुर्बल है तो डेल नोट की वैल्यू क्या होगी, वो कम होगी P से, यानी कि जो क्रिस्टलीय क्षेत्र एनर्जी का जो मान होगा वो P से, यानी कि युग्मन ऊर्जा से क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे किसके मान ज़्यादा होगा, यहाँ पे होगा P का मान ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी कि युग्मन ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा। अब देखो 1 2 3 कितने इलेक्ट्रॉन थे लास्ट वाली कक्षक में, वो थे 2 4 5 6, ठीक है जी, 6 इलेक्ट्रॉन थे। अब देखो 1 मिनट, हाँ देखो इसके अंदर कितने थे, 1 2 3, ठीक है जी, और इसके अंदर कितने, 2। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6। ये कैसा है, यह है दुर्बल। दुर्बल का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, ठीक है, 3 4 5। अब बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा यहाँ पे दोबारा से यहीं पे आएगा, ठीक है। अब देखो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2 4 5, कितनी हो जाएगी, 3 और 1 4। और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, ठीक है। अब यहाँ पे r की वैल्यू की हम बात, r की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक पेयर बन रहा है, ठीक है। अब देखो ये वाला फॉर्मूला होता है हमारा क्रिस्टलीय क्षेत्र एनर्जी निकालने का। अब यहाँ पे इसके अंदर हमने क्या क्या वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे -0.4, और m की वैल्यू कितनी 4, प्लस 0.6, और n की वैल्यू कितनी निकाली हमने 2, ठीक है, और डेल नोट प्लस। अब देखो r की वैल्यू कितनी निकाली हमने 1,
क्योंकि इसके अंदर एक पेयर बन रहा था, ठीक है जी। और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, और वैल्यू पुट करने के बाद हमारा ये काट पीट का आ गया माइनस का 1.6 प्लस 1.2 डेल नोट प्लस पी, ठीक है। हमारा काट पीट का ये आता है माइनस का 0.4 डेल नोट प्लस पी। अब देखो माइनस का 0.4 डेल क्यू, अब देखो डेल क्यू बराबर क्या होता है, वो होता है tan डी क्यू, ठीक है जी, यही होता है। अब देखो यही होता है यहाँ पे माइनस का 0.4 इंटू tan डी क्यू, ठीक है। अब यहाँ से आपका काट पीट के जो आ गया उत्तर वो आ गया माइनस का 4 डी क्यू प्लस पी। ये आपके आगे क्रिस्टलीय क्षेत्र एनर्जी की वैल्यू। अब देखो दोस्तों ये हमारी न्यू हेडिंग है बिल्कुल। तो दोस्तों न्यू हेडिंग हमारी वो है क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर जटिल योगी डी नोट व यानी कि डेल नोट और प्लस डी क्यू यानी क्रिस्टलीय क्षेत्र एनर्जी और व डी क्यू इनकी वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है। अब देखो इसके अंदर पहला पॉइंट है हमारा वो ये है वो है दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में D5 आयन, ठीक है। अब देखो D5 है यानी कि इन्होंने पहले ही बता दिया दुर्बल, ठीक है। और जब इन्होंने पहले ही बता दिया दुर्बल यानी कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो डी ऑर्बिटल जो होता है वो 2 उप ऊर्जा स्तरों में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एक T2G में, दूसरा हो जाता है EG उप ऊर्जा स्तर में, ठीक है। और देखो जब यहाँ पे दुर्बल है, दुर्बल का मतलब क्या है, जो डेल नोट जो है उसकी वैल्यू कम होगी पी से, ठीक है, पी की वैल्यू ज़्यादा होगी यहाँ पे। पी यानी कि युग्मन ऊर्जा की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी क्रिस्टलीय क्षेत्र एनर्जी से। अब देखो इसके लिए हम क्रिस्टलीय क्षेत्र एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे। ये वाला हमारा फॉर्मूला देखो, ये वाला हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है जी, होता है। अब देखो यहाँ से एम और एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ से इन्होंने पहले बता दी ये है दुर्बल, देखो 1 2 3, ठीक है जी, और 1 और 1 2, ये EQ के लिए और ये होता है आपका T2G के लिए, ठीक है। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है, 3 4 5। क्यों, क्योंकि ये दुर्बल है, ठीक है। यानी कि M की वैल्यू कितनी होगी, M की वैल्यू होगी 3, N की वैल्यू होगी 2, और यहाँ पे R की वैल्यू क्या होगी, R की वैल्यू होगी यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पे एक भी पेयर नहीं बन रहा है। अब देखो यहाँ पे M की वैल्यू हमने फॉर्मूले के अंदर पुट कर दी, -0.4 इंटू 3 और प्लस 0.6 इंटू 2 और ब्रैकेट ऑफ डेल नोट प्लस 0 प्लस इंटू पी, ठीक है। और यहाँ पे एक ये काट गया, ये काट गया, तो कटने के बाद कितना आ गया 0.0 प्लस आगे 0.0, ठीक है। और यहाँ पे डेल नोट की क्या किया हमने, डेल नोट की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। डेल नोट बराबर होता है वो tan DQ के बराबर होता है, tan DQ के बराबर होता है डेल नोट जो होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये फाइनली हमारा ये क्रिस्टलीय क्षेत्र एनर्जी की वैल्यू निकल के आ गई D5 के लिए, ठीक है। अब दोस्तों इसी की हम बात करते हैं परबल लिगेंड क्षेत्र की। यदि ये परबल हो तब क्या होगा, तब इसकी क्रिस्टलीय क्षेत्र एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी। अब देखो जब ये परबल होगा तो डेल नोट की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले तो ज़्यादा होगी, डेल नोट की वैल्यू जो होगी ज़्यादा होगी किससे, पी से। यानी कि पी क्या होता है, यानी कि युग्मन ऊर्जा की जो वैल्यू जो होगी, यानी कि युग्मन ऊर्जा का जो मान होगा वो क्रिस्टलीय क्षेत्र एनर्जी जो है इससे कम होगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कितने 1 2 3, ठीक है। जो डी ऑर्बिटल जो होता है हमारा वो 2 उपकोषों में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, 2 उप ऊर्जा स्तरों में डी उपकोष जो होता है, ठीक है। और EG जो होता है, EG के अंदर होती है आपकी 2 कक्षा, ठीक है। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। अब देखो ये कैसा है, ये है परबल, तो परबल के अंदर क्या होगा, परबल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पेयर बनाते हैं, 1 2 3। अब यहाँ पे पेयर बनाना शुरू कर देंगे इलेक्ट्रॉन, 4 और 1 5, ठीक है। इस वाले में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, तो यहाँ पे N की वैल्यू कितनी होगी 0, और यहाँ पे M की वैल्यू कितनी आ जाएगी, M की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5, ठीक है। और R की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, क्योंकि 1 और 1 2 पेयर बन रहे हैं, R की वैल्यू होगी यहाँ पे 2, ठीक है। अब देखो अब इस फॉर्मूले के देखो क्रिस्टलीय क्षेत्र एनर्जी निकालेंगे। अब इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे होता है M की वैल्यू कितनी धरती है हमने 5, N की वैल्यू यानी कि 0, ठीक है। और यहाँ पे डेल नोट प्लस R की वैल्यू कितनी निकाली हमने 2, यहाँ पे R की वैल्यू धर दी 2, ठीक है जी। और यहाँ पे ये 5 की से मल्टीप्लाई की कितना आ गया, माइनस का 2.0 प्लस यहाँ पे कितना आ गया 0.6, यहाँ पे यानी कि इसमें 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। फिर डेल नोट प्लस 2p। अब यहाँ पे देखो काट पीट का कितना आ गया, वो आ गया हमारा माइनस का 2.0 इंटू, अब यहाँ पे क्या क्या डेल नोट की हमने वैल्यू पुट कर दी, वो हो गया tan DQ प्लस 2p,
ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारी एनर्जी आ गई निकल के, ये हमारी एनर्जी आ गई निकल के, ये आ गई क्रिस्टलीय क्षेत्र एनर्जी का जो मान आ गया वो आ गया -20 DQ + 2P, किसके लिए, D5 के लिए, ठीक है। यह आया हमारा परबल लिगेंड क्षेत्र में। अब दोस्तों देखो, अब हम बात करते हैं D3 की, यानी कि दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में। अब देखो नाम से पता चल रहा, यानी कि दुर्बल है तो क्या होगा दोस्तों, दुर्बल है तो P की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी कि युग्मन एनर्जी जो है P की वैल्यू ज़्यादा होगी डेल नोट से, ठीक है। देखो यहाँ पे कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, 1 2 3, तीनों इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये कितना विन्यास में होता है, ये होता है 3 में, 1 2 3। जो T2G जो होता है ये होता है आपका 3 विन्यास में, ठीक है जी। और यहाँ पे EG कितने विन्यास में होता है, EG जो होता है आपका 2 में होता है, 1 और 1 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे, इलेक्ट्रॉन है 3, ठीक है। और ये कैसा है, ये हमारा कैसा, दुर्बल। अब देखो दुर्बल है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर बनाएंगे। देखो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 3 है, अगर जो 5 होते या 6 होते तो इलेक्ट्रॉन पेयर बनाते। अब यहाँ पे पेयर नहीं बनेंगे, ठीक है। अब देखो m की वैल्यू कितनी आएगी, m की वैल्यू आएगी यहाँ पे 3, और n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू आएगी यहाँ पे 0, और r की वैल्यू भी आएगी यहाँ पे 0। अब देखो m की वैल्यू कितने पुट की यहाँ पे, m की वैल्यू कितनी निकाली हमने, वो निकाली 3, ठीक है। m की वैल्यू आ गई 3 और प्लस 0.6 × 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी निकालते हमने, n बराबर था 0, ठीक है। और यहाँ पे डेल नोट प्लस, अब r की वैल्यू कितनी निकालते हमने, वो निकालती r बराबर 0, यहाँ पे 0 पुट किया × p, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 3 की मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें आपका काट पीट के आ गया -1.2 डेल नोट प्लस 0, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या क्या हमने, -1.2 जो होता है इसके अंदर हमने डेल नोट की वैल्यू पुट कर दी, वो होती है आपकी 10 DQ, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटा के 10 से 10 कट के ये आ गया -1.2 DQ एनर्जी, ठीक है। क्रिस्टलीय क्षेत्र एनर्जी का मान आ गया ये हमारा दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में आ गया D3 का। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह है दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में D4 आयन। देखो क्या है ये दुर्बल, मतलब क्या है दुर्बल, यानी कि जो डेल नोट का जो मान होगा वो क्या होगा, कम होगा, किससे, P से। यानी कि डेल नोट क्या होता है, यहाँ पे डेल नोट जो होता है हमारी क्रिस्टलीय क्षेत्र एनर्जी होती है, क्रिस्टलीय क्षेत्र विखंडन एनर्जी होती है, और P जो होती है हमारी, P होती है यहाँ पे युग्मन ऊर्जा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखो यहाँ पे D4 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, D4 के अंदर है 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। और D के अंदर कितने कक्षक होते हैं, वो होते हैं 5, ठीक है। यहाँ पे 5 कक्षक होते हैं, ठीक है, D के अंदर, तो इस कारण ये 5 कक्षक है। अब देखो D ऑर्बिटल हम जानते हैं, जो D ऑर्बिटल होता है या D कोश जो होता है वो जो 2 चीज़ में कन्वर्ट होता है, ठीक है, एक इसमें और एक होता है EG में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है हमारे पास कितने, 4। अब देखो हम जानते हैं कि जो T2G जो होता है, ये वाला उपकोष जो होता है, उपकोष ऊर्जा स्तर जो होता है, इसके अंदर 3 विन्यास होते हैं। देखो 1 2 3, ठीक है जी, 1 2 3, और इसके अंदर कितने होते हैं, 2, 1 और 1 2। अब देखो यहाँ पे ये कैसा है, ये है दुर्बल। दुर्बल का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बनाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, बारी बारी से कक्षक के अंदर प्रवेश करेंगे, ठीक है। 4 और 1 5, यानी कि 4, 1 मिनट, 4 ही आएगा ना, यहाँ पे 4 है ना, हाँ 4, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से m की वैल्यू आ गई आपकी 3, और n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ, क्योंकि यहाँ पे आएगा n बराबर 1, क्योंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है n की इस कक्षक के अंदर, तो n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1, ठीक है। और अब यहाँ पे r की बात करते हैं हम, r की वैल्यू कितनी होगी, r की वैल्यू होगी यहाँ पे 0। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, ना ही इस वाले कक्षक में ना ही इस वाले कक्षक में, ठीक है। तो दोनों कक्षक के अंदर कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, तो r बराबर होगा यहाँ पे 0। अब देखो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, क्रिस्टलीय क्षेत्र एनर्जी की वैल्यू निकालते हैं इसके लिए। देखो -0.4, r हमने m की वैल्यू कितनी निकाली, वो निकाली 3 यहाँ पे, और 0.6 इंटू इसकी वैल्यू कितनी निकाली हमने 1, ठीक है। और डेल नोट प्लस 0 इंटू P, r की वैल्यू निकालते हमने 0 पुट कर दी यहाँ पे, तो हमारा ये काट पीट का आ गया -0.6 डेल नोट। अब देखो डेल नोट बराबर क्या होता है, वो होता है -10 DQ होता है, ठीक है। और यहाँ पे 10 DQ, ठीक है, इस पॉइंट को हटा के 10 आया, 10 से 10 कटिया, तो यहाँ पे कितना आ गया क्रिस्टलीय क्षेत्र एनर्जी का मान, वो आ गया 6 DQ एनर्जी आ गया, ठीक है, -6 DQ एनर्जी। अब दोस्तों देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है निम्न चक्रण चतुष्फल के जटिल यौगिकों का अस्तित्व नहीं होता है। जो हमारे निम्न, यानी कि जो हमारे निम्न जो होते हैं, निम्न
चक्रण जो चतुष्फल के जटिल यौगिक होते हैं उनका क्या होता है, उनका अस्तित्व नहीं होता है। या फिर आप कह सकते हो चतुष्फल के जटिल यौगिकों का प्रबल लिगेंड क्षेत्र में भी उच्च चक्रण युक्त होता है। ठीक है, किस में होता है, उच्च चक्रण युक्त होता है। अब देखो चतुष्फल के जटिल यौगिक, जो चतुष्फल के जटिल यौगिक जो होते हैं दोस्तों वो प्रबल लिगेंड क्षेत्र में भी उच्च चक्रण युक्त होते हैं। अब जब वे किस में होते हैं, यानी कि प्रबल लिगेंड क्षेत्र में, प्रबल लिगेंड क्षेत्र में होते हैं तो इसका मतलब हमें क्या पता चला, जो डेल नोट जो होता है वो होता है आपका, देखो चतुष्फल के जटिल यौगिकों में प्रबल लिगेंड क्षेत्र में भी उच्च चक्रण प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, डेल नोट जो होता है इसके अंदर डेल नोट की ऊर्जा जो होती है वो कम होती है, किससे, यानी कि पी से कम होती है यहाँ पे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर नेक्स्ट पॉइंट कहता है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि नीजल कॉपर सल्फेट, एक मिनट, नीजल कॉपर सल्फेट, जो नीजल कॉपर सल्फेट जो होता है वो होता है सफ़ेद, और परंतु जो हाइड्रेट कॉपर सल्फेट जो होता है दोस्तों वो कैसा होता है दोस्तों, वो होता है नीला। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपका निकल के, जो नीजल कॉपर सल्फेट जो होता है वो कैसा होता है, वो होता है सफ़ेद, और जो हाइड्रेट कॉपर सल्फेट जो होता है वो कैसा होता है, वो होता है आपका नीला। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखो ये वाली जो इक्वेशन है, हो सकता है एग्जामिनर आपको ये इक्वेशन दे दे और पूछ ले यहाँ पे क्या क्या निकलेगा इसमें। देखो ये होता है CuSO4 5H2। ठीक है, तो ये क्या होता है दोस्तों, ये जो होता है ना आपका, ये होता है आपका हाइड्रेट। ठीक है, हाइड्रेट कॉपर सल्फेट होता है ये आपका, जो कैसा होता है, नीला होता है। ठीक है, जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसके अंदर से 5H2 क्या होता है, गायब हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये बाहर निकल जाता है, तो CuSO4 बचता है। ठीक है, ये जो बचता है हमारा, ये बचता है आपका कॉपर सल्फेट। ठीक है, जो कैसा होता है, ये होता है आपका वाइट कलर का। ठीक है, ये होता है आपका सफ़ेद। अब एक और पॉइंट है इसी में, हाइड्रेट सल्फेट में, हाइड्रेट यानी कि जो हाइड्रेट सल्फेट जो होता है उसके अंदर हाइड्रेट CuH2O की 4 होल स्क्वायर, इसके ऊपर 2+। ठीक है, ये होता है इसका आवेश। ठीक है, ये आयन पाया जाता है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है जो सल्फेट हाइड्रेट जो होता है उसके अंदर कैसा आयन पाया जाता है, उसके अंदर ये वाला आयन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा दोस्तों, वो ये कहता है कि एक मिनट, वो ये कहता है कि जो Zn+2 होता है उसके लवण कैसे होते हैं, वो होते हैं सफ़ेद। ठीक है, और यहाँ पे Cu+2 के लवण कैसे होते हैं दोस्तों, वो होते हैं आप में नीले। कैसे होते हैं, जो Cu+2 होता है ना इसके लवण होते हैं दोस्तों नीले, और जो दोस्तों Zn+2 जो होता है दोस्तों इसके लवण कैसे होते हैं दोस्तों, वो होते हैं आपके सफ़ेद। कैसे होते हैं, सफ़ेद होते हैं। अब देखो दोस्तों न्यू क्वेश्चन है हमारा, ये कहता है जो Cu+2 जो होता है बच्चों, Cu+, यानी कि इसका मतलब क्या है, प्लस का मतलब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, ज़्यादा है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन अधिकता है। देखो Cu+ जो होता है वो होता है प्रतिचुंबकीय। ठीक है, और जो Cu2+ जो होता है वो होता है अनुचुंबकीय। ठीक है, यानी कि इसके अंदर, यानी कि Cu के अंदर जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है वो होता है प्रतिचुंबकीय, नहीं ये गलत है। ठीक है, यानी कि Cu+ जो होता है वो होता है प्रतिचुंबकीय, और Cu2+ जो होता है वो होता है अनुचुंबकीय। अब देखो क्यों होता है ये, अब देखो प्रतिचुंबकीय क्यों होता है ये, अब देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, जो Cu+ जो होता है इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय। अब देखो अनुचुंबकीय क्यों होता है, अनुचुंबकीय इस कारण होता है जब एक, यानी कि एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो जब एक या फिर एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो तब क्या होता है, ये होता है अनुचुंबकीय। अब देखो न्यू हेडिंग है हमारी एकदम, वो है D5 अष्टफल के जटिल यौगिकों में डेल नोट, यानी कि क्रिस्टलीय क्षेत्र एनर्जी की वैल्यू बतानी है हमें D5 में। ठीक है, D5 अष्टफल के जटिल यौगिक में। देखो ये है हमारा D5। ठीक है, अब देखो जो D5 है इसके अंदर हमें क्या याद करना, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन हो सकता है, एग्जामिनर का कुछ नहीं बताया, एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी उठा कर दे सकता है, जो यदि तुम्हारे बुक के अंदर टॉपिक है। अब देखो ये D5 अष्टफल के है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। ठीक है जी, हम एक बात जानते हैं जो डी कोष जो होता है वो दो चीज़ में कन्वर्ट होता है, एक होता है आपका T2G में और दूसरा होता है EG में। ठीक है, जो डीप कोष जो होता है दो उप ऊर्जा स्तरों में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब देखो होता है, एक मिनट सुनो, दोस्तों इसमें देखो एक चीज़ दे रखी है यहाँ पे,
ना तो इस क्वेश्चन में प्रबल कहा इन्होंने और ना ही इस क्वेश्चन में इन्होंने दुर्बल कहा, ठीक है। और जब किसी क्वेश्चन में ना ही दुर्बल बोले ना ही प्रबल बोले तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको दुर्बल वाला जो रूल है वो अप्लाई करना है, ठीक है। कौन सा? दुर्बल वाला रूल अप्लाई करना है। देखो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर? 5, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 बारी बारी से इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 5, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे? 3। n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे? 2 हो गई। r की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे? 0, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जब यहाँ पे कोई ना ही प्रबल के लिए पूछे और ना ही दुर्बल के लिए तो आपको दुर्बल वाला रूल अप्लाई करना है, ठीक है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इसके अंदर एम की ये फॉर्मूला होता है हमारा क्रिस्टलीय क्षेत्र एनर्जी निकालने का, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये होता है माइनस का 0.4 m प्लस 0.6 n डेल नोट प्लस RP। अब हमने क्या किया, माइनस का 0.4, यहाँ पे m की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने? 3 निकाली थी, प्लस 0.6 इंटू n की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने? यहाँ पे निकाली थी 2 इंटू डेल नोट प्लस 0, ठीक है। और यहाँ पे r की वैल्यू कितनी निकाली थी? वो निकाली थी हमने 0, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पे हमारा ये काट पीट का आंसर आ गया हमारा माइनस का 0.0 डेल नोट, ठीक है। अब देखो, अब हम एक बार जानते हैं जो डेल नोट जो होता है किसके बराबर होता है? वो होता है tan dq के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कुछ ऐसी कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्रिस्टलीय क्षेत्र एनर्जी जो आ गई ना हमारी D5 के लिए, D5 कोर्स के लिए, वो आ गई हमारी 0.0 dq, ठीक है। कितनी आ गई? 0.0 dq आ गई। अब देखो बिल्कुल नेक्स्ट हेडिंग है एकदम अलग टाइप की। वो है, देखो ये वाली नेक्स्ट हेडिंग हमारी जटिल आयनों के युग्मों में किसके डी कक्षकों का क्रिस्टलीय क्षेत्र विखंडन ज्ञात करो। अब देखो एक मिनट, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा FeCN6, ठीक है। डी कक्षकों का क्रिस्टलीय क्षेत्र विखंडन। अब देखो और एक ये है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे ये बात करो, ये वाला जो आपका जटिल आयन है इसकी ऑक्सीडेशन संख्या कितनी होगी? वो होगी -3, ठीक है, होगी। अब देखो यहाँ पे इसकी जो सेकंड वाला है इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी? इसकी होगी +2, ठीक है। इसकी होगी +3, ठीक है। कितनी होगी? +3, इसकी होगी +2, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ पे हमने बात की क्रिस्टलीय क्षेत्र विखंडन की। अब क्रिस्टलीय क्षेत्र विखंडन की इन्होंने बात करी है। देखो जो डी वाला कक्षक जो होगा ये वाला, इसका डी कक्षक हो क्रिस्टलीय क्षेत्र विखंडन क्या होगा? अधिक होगा। और इसका क्यों, इसका क्या होगा? इसका कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसकी ऑक्सीजन संख्या +2 है, इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी ज़्यादा है, यानी कि इसके 3, यानी कि जिस कारण इसका जो क्रिस्टलीय क्षेत्र विखंडन जो होगा इस जटिल आयन का वो होगा ज़्यादा और इस आयन का क्या होगा? कम होगा, ठीक है। अब दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्तों हमारा, वो ये कहता है जो क्रोमियम है, देखो जो क्रोमियम है हमारा CrNH3, देखो इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी? वो होगी +3, ठीक है जी। इसकी कितनी होगी? वो होगी -3। अब देखो इसका जो क्रिस्टलीय क्षेत्र विखंडन है वो ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। अब क्यों होगा? देखो ऐसे क्यों? अब देखो, अब दोस्तों मैंने आपको एक श्रेणी पढ़ाई थी Cr- Cn- कुछ इस टाइप की श्रेणी पढ़ाई थी, यानी कि उस श्रेणी का नाम था स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी, जो मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में आपको बताई थी, ठीक है। अब देखो एक मिनट, ये वाली जो रासायनिक श्रेणी जो होती है, इस रासायनिक श्रेणी के अनुसार मैं अगर जो बात करता हूँ, जो Cn- है मेरा आयन, वो कैसा होगा? वो इसके अंदर जो NH3 आयन है ना, है NH3 आयन जो है इसकी अपेक्षा क्या होगा? वो अधिक प्रबल होगा, ठीक है। यानी कि रासायनिक श्रेणी कहती है कि इसके अनुसार जो इस जटिल आयन के अंदर जो मेरा Cn जो होगा, मतलब Cn जो होगा, ठीक है, सॉरी Cn जो होगा रासायनिक श्रेणी के अनुसार वो NH3 की अपेक्षा क्या होगा? ज़्यादा दुर्बल होगा, ठीक है। क्या होगा? ज़्यादा प्रबल होगा, सॉरी वो ज़्यादा प्रबल होगा, ठीक है। और जिस कारण इसका जो क्रिस्टलीय क्षेत्र विखंडन होगा ना वो अधिक होगा और इस वाले का कम होगा, ठीक है। हमेशा एक बात याद रखना, इसके अंदर माइनस वाले का ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि रासायनिक श्रेणी के अनुसार, क्योंकि जो Cn- है ना वो NH3 की अपेक्षा जो होगा ना, NH3 की अपेक्षा अधिक प्रबल होगा, ठीक है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा CONH3, यानी कि ये एक जटिल आयन है, एक और एक दो जटिल आयन दे रखे। अब देखो यहाँ पे हमें बताना है इन दोनों के अंदर, देखो इसकी सबसे पहले ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी? वो है +3, इसकी कितनी होगी? +3, ठीक है। यानी कि दोनों को ऑक्सीजन संख्या क्या दे रखी है? बराबर दे रखी है, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं, देखो जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट वाले के अंदर हम देख रहे हैं कि इसका जो क्रिस्टलीय क्षेत्र विखंडन जो होगा वो अधिक होगा,
ठीक है, और इसका क्या होगा, कम होगा। एक मिनट यहाँ पे मिस्टेक हो गई दोस्तों, जो मतलब अधिक, देखो यहाँ पे जो मतलब क्रिस्टलीय क्षेत्र विखंडन जो होगा वो होगा इसका ज़्यादा कर लेना आप, ठीक है, यानी कि जो RH है यानी कि जो रोडियम है इसका ज़्यादा होगा और इसका क्या होगा, कोबाल्ट का कम होगा। अब देखो मैं आपका रीज़न देता हूँ इसका क्यों होगा कम। इस वाले का तो कम होगा कोबाल्ट का और इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखो क्यों होगा, ये होगा इस वाले का और ये होगा इस वाले का, ठीक है, उल्टा करके लिख दिया मैंने। अब देखो क्यों होगा, देखो जो आपका RH जो होता है यानी कि जो आपका रोडियम जो होता है ना, देखो रोडियम जो होता है, रोडियम आपका 4D संक्रमण श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो आपका RH जो होता है, RH यानी कि जो रोडियम जो होता है वो आपका 4D संक्रमण श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जो यहाँ पे जो कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट यानी कोबाल्ट जो होता है वो आपका 3D संक्रमण श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है। किसकी श्रेणी के, 3D संक्रमण श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों, जो 4D संक्रमण श्रेणी जो होती है इसका आकार 3D संक्रमण श्रेणी की अपेक्षा क्या होता है, इसका होता है ज़्यादा, ठीक है, और इसका क्या होता है, इस वाले का होता है कम। तो इस कारण क्या होगा, इस कारण हमारा जो RH है यानी कि जो रोडियम है इसका जो क्रिस्टलीय क्षेत्र विखंडन होगा वो होगा ज़्यादा, ठीक है, और कोबाल्ट वाले का होगा कम, ठीक है। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे लिख रखा है मैंने कॉन्सेप्ट। दोस्तों हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है अष्टफलकीय लिगेंड क्षेत्र में जटिल आयनों के युग्मन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये आपकी लास्ट हेडिंग है, इसके बाद कोई हेडिंग नहीं है आपकी। तो इसके अंदर पहला पॉइंट कहता है बच्चों, वो कहता है दोस्तों प्रबल अष्टफलकीय क्षेत्र में देखो Fe+2 यानी कि Fe+2 के अंदर निकालनी है हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। देखो Fe कितने पे होता है, Fe होता है आपका आयरन, ठीक है, ये होता है आपका 26 पे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने निकाल दिया, आपको आता है, ठीक है, 2 2 2 2 4 6 8, ठीक है, निकाल दिया आपने। देखो लास्ट वाले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अब देखो यहाँ पे Fe+2 यानी कि इसके अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गई इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट वाले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 6, ठीक है जी। अब देखो यहाँ से 5D कक्षकों में 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो ये जो 5D कक्षक जो होता है उनके अंदर 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे आएगी, देखो 1 2 3 4 5, ये होता है आपकी T2G, ये होती है आपकी EG की, ठीक है। अब देखो D कक्षकों में 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे आएंगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितने आ गए, 6, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बना रहा है पेयर, ठीक है। क्यों बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दे रखा है परबल, ठीक है दोस्तों। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी आपकी 0, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखो, अब दुर्बल की हम बात करते हैं। अब देखो दुर्बल अष्टफलकीय क्षेत्र में CO3 यानी कि CO3 के अंदर इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है अब दुर्बल अष्टफलकीय क्षेत्र में। अब देखो सबसे पहले हमने क्या किया, जो कोबाल्ट था उसका हमने सबसे पहले क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिया, ठीक है। लास्ट वाले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अब देखो यानी कि इसका मतलब है यानी +3 का मतलब क्या है, इसके अंदर क्या हो रहा है, यानी कि जो 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन की इसके अंदर क्या है, अधिकता है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया, कम कर दिए, 2 और 1 3, ठीक है। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे लास्ट वाले कक्षक में, वो बचे इसके 6, ठीक है जी। अब देखो 5D कक्षकों में, जो 5D कक्षक है उनके अंदर 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम कैसे, देखो कैसे भरेंगे। इन्होंने क्या कह दिया, हमें शुरू में कह दिया दुर्बल, तो दुर्बल है यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बनाएंगे इस बार। देखो ये हमारा T2G और ये होता है EG, ठीक है। इस बार क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बनाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अब देखो पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, ठीक है, बारी बारी से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 4 5, एक इलेक्ट्रॉन बचा तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ठीक है। अब देखो यहाँ से अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, वो हो गई आपकी 2। कितनी होगी आपकी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, हो गई आपकी कितनी, 2, ठीक है। 2 नहीं, यहाँ पे 4 होगी, देखो 2 ये वाली और 2 ये वाली, ठीक है। यानी कितनी होगी यहाँ पे, ये हो जाएगी 4, क्योंकि यहाँ पे एक पेयर बन रहा है ना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रबल अष्टफलकीय क्षेत्र में Cr+3 की अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। देखो दोस्तों, देखो क्रोमियम कितने पे होता है, क्रोमियम होता है हमारा 24 पे, ठीक है।
अब देखो हमने इसका क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दिया। इसके लास्ट वाले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, ठीक है। अब देखो Cr+3 इसका मतलब क्या है, इसके अंदर है दोस्तों 3 इलेक्ट्रॉन की क्या है, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ठीक है। हमने क्या क्या इसके अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए, ठीक है। यानी कि 1 और 2 यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे, यहाँ पे बचे आपके 3 इलेक्ट्रॉन लास्ट कक्षक में, ठीक है। अब देखो 5D कक्षकों में 6 इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था देखो कैसे चेंज करेंगे हम इसके अंदर। ये क्या है हमारा, यह है परबल, ठीक है। तो परबल है तो इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बना पाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, ठीक है। आ गए तीनों, और यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। ये खाली आपका। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी आपकी, वो होगी आपकी 3, ठीक है जी। क्यों होगी, क्योंकि 1 2 3 इनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो होगी आपकी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इसका, इस चैप्टर का। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। और दोस्तों यदि आपको हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपको नोट्स चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम पे जाकर सर्च करना है, वहाँ पे अश्वनी स्टडी पॉइंट, और वहाँ पे जाकर आपको हमारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, आपसे 2 घंटे बाद फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।